वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रीडम में आज हम मध्यकालीन भारत के अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। भारत में अरबों का आक्रमण कब और कहां कैसे हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण किसने किया। तो हम बताएंगे भारत पर सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से पढ़ने से पहले हम सबसे पहले अरब के बारे में जान लेते हैं। अरब शब्द का शाब्दिक अर्थ ललित कथन होता है। अरब शब्द का शाब्दिक अर्थ ललित कथन होता है। अरब में जो अरब की भूमि है थी उस समय वो कृषि के लिए उपजाऊ नहीं थी। आज भी उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ नहीं थी। वहाँ के लोग पशुपालन करते थे और व्यापार करते थे। तो भारत से उनका व्यापार शुरू से ही बहुत अच्छा होता था। वो अरब के लोग फारस की खाड़ी से होकर, ये फारस की खाड़ी, यहाँ से फारस खाड़ी से होकर यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र पर बंदरगाहों पर भारत के आकर के व्यापार करते थे और स्थल मार्ग से आकर के व्यापार करते थे। पहले भारत के जो अरब के संबंध थे वो ठीक थे, लेकिन बाद में जब इस्लामिक क्रांति आती है पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में, जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में अरब में खलीफाओं का शासन आता है। अरब में खलीफाओं का शासन आता है। तो पहले खलीफाओं की राजधानी मक्का होती है। बाद में खलीफा जब क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो खलीफा अपनी राजधानी सीरिया की राजधानी दमिश्क, वर्तमान सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थापित कर देते हैं। तो इन्हीं के अधीन एक व्यक्ति होता है हज्जाज, इन्हीं के अधीन एक व्यक्ति होता है हज्जाज, जिसे वह इराक़ का गवर्नर बनाते हैं, जिसकी सीमा सिंध प्रांत से मिलती है। हालांकि उस समय उन्होंने आक्रमण करने का नहीं सोचा था। आक्रमण करने की घटना क्या होती है, वर्तमान श्रीलंका प्राचीन काल में जिसे सिंघल द्वीप के नाम से जानते हैं, वहाँ के राजा ने अरब के खलीफा और हज्जाज की सेवा में कुछ दास और उपहार भेजे थे। जिसमें क्या होता है, बताया जाता है दास जहाज़ द्वारा जा रहे थे, जहाज़ द्वारा, और देवल बंदरगाह के समीप उस जहाज़ को लूट लिया जाता है। और जो लूटता कौन है, सिंध प्रांत के अंतर्गत में ही कुर्क और मेड़ नाम की जनजातियां रहती हैं। वह जनजातियां इस जहाज़ को लूट लेती हैं। ये बात हज्जाज और सीरिया के वो अरब के खलीफा वलीद को पता लगती है। उस समय अरब का खलीफा वलीद होता है, उसे पता लगती है। इसके बाद में खलीफा व हज्जाज दोनों आक्रोशित हो जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं। क्या होता है कि वहाँ पर उस समय सिंध पर शासन होता है दाहिर का। दाहिर जो होता है वो चच राजवंश का शासन होता है। दाहिर एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण राजवंश का शासन होता है। तो ये बात दाहिर से कहते हैं। दाहिर ये कहता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन रीज़न क्या होता है, ये दाहिर के क्षेत्र में ये जनजातियाँ आती हैं, तो हज्जाज ये कहता है कि तुम्हारे क्षेत्र में ये हुआ है, तुम्हारे एरिया में ये हुआ है काम, हमारा जहाज़ लूट लिया गया है दासों से भरा हुआ, आप हमारी हेल्प करें और उन दासों को वापस करवाएं और जो उपहार श्रीलंका से आए थे उन उपहारों को वापस कराएं। लेकिन दाहिर ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है। दाहिर ऐसा करने से मना कर देता है। अब हम दाहिर के बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। सिंध का शासक जो होता है दाहिर, इसके बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। सिंध में पहले राय वंश का शासन था। सिंध में पहले राय वंश का शासन था। राय वंश का शासन था। यहाँ का राजा होता है, शासक होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ के शासक की मृत्यु हो जाती है। जब शासक की मृत्यु हो जाती है तब यहाँ की जो शासक होता है, यहाँ का शासक होता है, इसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है लाड़। इस लाड़ नाम की रानी से राय वंश के राजा के मंत्री
राय वंश का राजा जो होता है, इसका मंत्री इससे विवाह कर लेता है लाड़ से, जिसका नाम होता है चच। जो मंत्री होता है यह रानी लाड़ से चच विवाह कर लेता है। चच का भाई होता है चंद्र। चच का भाई होता है चंद्र। मतलब यहाँ पर जो शासन होता है राय वंश का, वो एक बौद्ध धर्मावलंबी होता है, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, बौद्ध धर्मावलंबी शासन होता है। बौद्ध धर्मावलंबी शासन होता है। तो जब राय वंश के शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी रानी से उस शासक का मंत्री चच उससे विवाह कर लेता है। चच का भाई होता है चंद्र। चंद्र का ही पुत्र जो होता है, जिसका नाम होता है दाहिर, ये ब्राह्मण होता है चच, तो इस हिसाब से दाहिर भी ब्राह्मण हुआ। ठीक है, तो दाहिर ब्राह्मण होता है। अब बात आती है भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण की। तो हम बता रहे थे कि दास जो होते हैं श्रीलंका से भरकर जहाज़ में बैठकर अरब के खलीफा वलीद और हज्जाज के सेवा में जा रहे होते हैं। उन्हें कुर्क व मेड़ नाम की जनजातियाँ लूट लेती हैं उस जहाज़ को। फिर आगे क्या होता है कि इस बात पर अरब का खलीफा व हज्जाज आक्रोशित हो जाते हैं। वह सबसे पहले अपने कुछ जो इराक़ का गवर्नर होता है हज्जाज, अपने कुछ व्यक्तियों को भेजता है। सबसे पहले अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति को भेजता है। यह युद्ध में हार जाता है सिंध में। इसके बाद सुलेमान को भेजता है, ये भी हार जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण होता है। सिंध पर आक्रमण होता है 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है। जब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण करता है तो सबसे पहले वह कराची के पास में, वर्तमान कराची के पास में एक जगह है जिसका नाम है देवल, जो उस समय बंदरगाह हुआ करता था। उस बंदरगाह पर आक्रमण करता है। वहाँ पर सबसे पहले वह कुर्क और मेड़ नाम की जनजातियों को समाप्त करता है। और बताया जाता है कि यहाँ पर देवल में किसी भी 17 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को नहीं छोड़ता है, सभी को मार देता है। जिस व्यक्ति की 17 वर्ष से उम्र अधिक है उसे मार देता है। जब वो मार देता है, और जबकि मोहम्मद बिन कासिम की उस समय स्वयं ही उम्र कितनी होती है, 17 वर्ष की, तो देवल पर अधिकार करता है। उसके बाद वो नहरून पर अधिकार करता है। नहरून पर जो शासन होता है वो बौद्धों का शासन होता है, मतलब जो सिंध के शासक दाहिर के ही अधीन होता है। तो बौद्ध जो होते हैं पहले से ही आत्मसमर्पण कर देते हैं नहरून देवल पर अधिकार करता है। ठीक है, इसके बाद में वो क्या करता है, नहरून पर अधिकार करता है, नहरून पर आक्रमण करता है। ठीक है, नहरून पर शासन जो होता है दाहिर के पुत्र बजहरा का शासन होता है। वह नहरून को छोड़कर भाग जाता है, जबकि बौद्ध जो होते हैं वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद में वह सहबान पर आक्रमण करता है। वहाँ पर बजहरा मारा जाता है।
देखिएगा, सबसे पहले वह देवल पर आक्रमण करता है, देवल पर अधिकार करता है, देवल पर कुर्क और मेड़ नाम की जनजातियां होती हैं उन्हें समाप्त करता है। वहाँ पर किसी भी 17 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ता। उसके बाद वह नहरून पर अधिकार करता है, नहरून पर बजरा का शासन होता है, बजरा भागकर सहसवान चला जाता है, जबकि वह वहाँ पर बौद्ध लोग निवास कर रहे होते हैं, बौद्ध लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं। सहसवान जाता है, वहाँ पर बजरा मारा जाता है। सहसवान के में जाटों का निवास होता है, सबसे अधिक जाट रहते हैं। जाट में एक काक नाम का व्यक्ति होता है, वह सिंधु नदी पार करवाकर, मतलब वह सब काक नाम का व्यक्ति होता है सहसवान में, जो मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर लेता है और उसकी सहायता करता है। काक नाम का व्यक्ति जो होता है मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर लेता है और उसकी हेल्प करता है। तो 20 जून को सिंध नदी पार करके जब रायपुर पहुंचता है, तो 20 जून 712 ईस्वी में राबौर नाम की जगह पर युद्ध होता है, जिसमें सिंध का शासक जो होता है वो मारा जाता है। सिंध का शासक मारा जाता है। जब सिंध का शासक मारा जाता है तो पूरे सिंध क्षेत्र पर अरबों का अधिकार हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम सिंध में जजिया कर लगाता है। जजिया कर एक धार्मिक कर होता है। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। मतलब जजिया कर एक धार्मिक कर होता है, यह हिंदुओं से लगाया जाता है। तो सबसे बहुत बार पेपरों में एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो हम बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था और सिंध क्षेत्र में लगाया था, जो वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। तो भारत में जजिया कर लगाता है, यह एक धार्मिक कर होता है। लेकिन कुछ लोगों पर ये जजिया कर की छूट दे देता है, जिनमें कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और अपाहिज। इन लोगों पर जजिया कर नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं आगे की। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अधिकार करने के बाद सिंध क्षेत्र में एक नगर होता है इसके आगे, जिसका नाम होता है मुल्तान। ठीक है। मुल्तान क्षेत्र पर वह अधिकार कर लेता है और वहाँ से उसे इतना सोना प्राप्त होता है, मुल्तान से इतना सोना प्राप्त होता है कि उसका नाम बदलकर स्वर्णनगर रख देता है। क्या नाम रख देता है? स्वर्णनगर। ठीक है। मुल्तान से इतना सोना प्राप्त होता है कि उसका नाम बदलकर स्वर्णनगर रख देता है। अब बात आती है, सिंध पर अधिकार हो गया, मुल्तान पर अधिकार हो गया, अब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे होती है, ये बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे होती है हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जो दाहिर होता है सिंध का शासक, इसकी पत्नी का नाम होता है रानी लाड़ो। इसकी 2 पुत्रियां होती हैं, एक का नाम होता है सूर्यामती, एक का नाम होता है परमल देवी। सूर्यामती और परमल देवी। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? सिंध पर अधिकार करता है। जैसे ही राबौर के युद्ध में दाहिर को मार देता है, उसके बाद में दोनों पुत्रियों को अपने अधिकार में ले लेता है और अरब के खलीफा
जो वलीद होते हैं उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद में अगला खलीफा सुलेमान बनता है, अगला खलीफा सुलेमान बनता है। उनकी पेश उन्हें भेंट में दोनों लड़कियों को देता है। तो क्या होता है, सुलेमान जो होता है वो हज्जाज से, जो मोहम्मद बिन कासिम का चाचा होता है, मोहम्मद बिन कासिम का चाचा होता है हज्जाज, से पहले से ही जलन होती है, मतलब एक तरीके की ईर्ष्या होती है। तो इस वजह से सुलेमान मोहम्मद बिन कासिम से ही ईर्ष्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम से भी ईर्ष्या करता है। अब क्या है, इन्हें सूर्यामती और परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम सुलेमान को भेंट करता है, लेकिन सूर्यामती और परमल देवी की चालाकी से मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सज़ा दी जाती है। और मौत की सज़ा क्या होती है, इसी बैल की खाल में सिलवा दिया जाता है, जिससे उसकी दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। ठीक है, मौत हो जाती है। तो ये तो है मोहम्मद बिन कासिम की के ऊपर। आगे अगले चैप्टर में, अगले सेशन में हम बात करेंगे महमूद गजनवी की बात। जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।